तो दोस्तों, एक पहल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है अपने फंडामेंटल राइट्स वाला, जो मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है, उसमें से आपको जितने भी एग्जाम अपने राजस्थान के देख लो या फिर सेंटर वाले देख लो, जितने भी एग्जाम लगते हैं उसमें से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो अपन पॉलिटी की अपन बात करें, इंडियन पॉलिटी की अपन बात करें तो इंडियन पॉलिटी के अपन आज चैप्टर की बात करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार वाला जो अपने चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बारे में बात करें तो जो मूल अधिकार थे वो अपने 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से जो संपत्ति का अधिकार था, उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटाकर उसको भाग 12 आर्टिकल 300 ए में उसको जोड़ दिया गया था। तो ये अपने बातें थी कि भाई जो 7वां जो मूल अधिकार था, अपने संपत्ति का जो अधिकार दिया हुआ था, उसको अपने मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में उसको जोड़ दिया गया था। तो ये बातें अपनी इसके बारे में थे। अपन जो फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स अपने दिए हुए हैं वो अपने आर्टिकल 12 से और 35 तक अपने फंडामेंटल राइट्स का अपने को संविधान में देखने को मिलता है। जो उल्लेख दिया हुआ है वो अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। अब अपन एक एक की बातें करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो जो आर्टिकल जो 12 है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 12 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा। इसमें संघ की कार्यपालिका, प्लस विधायिका, वैसे ही अपने राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका। इसके साथ अपन बात करें तो जो अदर फैक्टर है जो अपने राज्य में शामिल होते हैं, तो जो अदर जो चीजें उनके बारे में इधर बात कर लेते हैं अपन। अदर जो चीजें हैं उनके बारे में बात करें तो जो अपने पीएसयू होते हैं, पब्लिक सर्विस अंडरटेकन जो होते हैं, सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं, उनको राज्य में शामिल किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं पीएसयू होते हैं, जो अपने महारत्न नवरत्न जो कंपनियां होती है उनको अपने इसमें शामिल किया जाता है, जो कि राज्य जो पब्लिक के द्वारा भी चलाई जाती है, और मतलब प्राइवेट भी होती है और पब्लिक भी होती है, सार्वजनिक दोनों का इसमें हिस्सा रहता है। और अपन बात करें जो राज्य की जो विधि से जो राज्य विधि से जो राज्य निधि से पोषित जो संस्थान होते हैं, इसमें अपने LIC वगैरह जो आती है, जैसे अपने हो गया LIC, तो ये राज्य निधि से पोषित कुछ संस्थान होती है जो भी अपने राज्य में सम्मिलित होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो अपने इसमें पंचायतें, और अपन बात करें तो पंचायत प्लस नगरीय निकाय, इनके बारे में अपन जब राजस्थान पॉलिटी पढ़ते हैं तो राजस्थान पॉलिटी में इनके बारे में पंचायत और नगरीय निकाय के बारे में विस्तार से दिया होता है। तो ये अपने कुछ राज्य की परिभाषा के बारे में था। जो आर्टिकल अपने 12 बात करता है राज्य की परिभाषा के बारे में, तो राज्य की जो परिभाषा है वो अपने बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका और विधायिका, साथ साथ अपने राज्यों की कार्यपालिका विधायिका। इसके साथ अपन बात करें तो जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जो राज्य की निधि से जो पोषित जो संस्थान होते हैं वो, और जो स्थानीय स्वशासन जिसमें अपन बात करते हैं पंचायती राज और नगरीय निकाय की, तो इनसे मिलकर अपने राज्य बना हुआ होता है। यह बात थी अपनी आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 के बाद में अपन बात करते हैं आर्टिकल 13 की।
जो अपने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो अपने भाग 3 में दिए हुए हैं, जो कि अपने अनुच्छेद 12 से 35 तक अपने दिए हुए हैं। तो जो मूल अधिकार है वो अपने भाग 3 में 12 से 35 तक इनका उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो अपन 12 की अपन बात कर रहे थे, 12 के बाद में अपन बात करते हैं आर्टिकल अपने जो 13 है। आर्टिकल 13 की अपन बात करते हैं तो इसमें विधि के बारे में बताया हुआ कि विधि के बारे में अपने को इसमें बताया हुआ, विधि की चर्चा इसमें की हुई है। तो अपन बात करते हैं आर्टिकल जो 13(1) है उसकी बात करें तो इसमें बताया कि जो संविधान पूर्व की जो विधियां हैं वो मूल अधिकारों से, जो विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो वो असंगति की जहां तक सीमा है वहां तक वो शून्य होंगी। इसमें बात करते हैं कि जो अपने संविधान पूर्व की जो विधि है, जब अपना संविधान बना था उससे पूर्व की जो विधि है और विधि भी वो जो अपने मूल अधिकारों से असंगत है, जो अपने मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा है वहां तक वो शून्य होगी, मतलब वो नगण्य मानी जाएगी। तो ये अपने आर्टिकल 13 ये बात करता है कि जो संविधान पूर्व की जो विधि है वो मूल अधिकारों से असंगति की सीमा तक शून्य होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 13(2) की अपन बात करें तो आर्टिकल 13(2) बोलता है कि जो राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो अपने मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से जो असंगत है वो भी अपने असंगति की सीमा तक क्या होंगे, शून्य होंगे। ये अपने संविधान के निर्माण के पश्चात जो राज्य के द्वारा कानून बनाए गए थे तो उनकी बात करते हैं। अपने संविधान के पश्चात जो कानून बनाए गए थे, संविधान के बाद में जब अपना संविधान निर्माण हो चुका था उसके बाद में जो कानून बनाए गए थे राज्य के द्वारा तो वो मूल अधिकारों से जो कानून असंगत है वो असंगति की सीमा तक शून्य होंगे, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 13(3) की अपन बात करते हैं। आर्टिकल 13(3) में अपने विधि को परिभाषित किया गया है, विधि की परिभाषा दी हुई है कि अपन विधि किसको बोलेंगे। विधि की परिभाषा की अपन बात करें तो विधि की अपन बात करते हैं जो अपने अध्यादेश होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। अपने अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है तो जो अध्यादेश होते हैं वो अपने विधि में शामिल होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें जो आदेश होते हैं, जो सरकारी आदेश हैं, अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो जो अपने नियम है, जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे अपने हाई कोर्ट के नियम, अपने हाई कोर्ट के जो नियम बने हुए वो 1952 के नियम के अधीन कार्य करता है अपना हाई कोर्ट। जो विनियम है, जो विधि उपविधि है, और अपन बात करें तो ऐसी कोई विधि जो रूढ़ि या प्रथा हो जो अपने विधि का बल रखती हो। विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या कोई प्रथा हो तो इनसे मिलकर ना अपने ये विधि बनी होती है कि विधि की जो परिभाषित किया जाता है वो विधि की अपन बात करते हैं। तो अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, उपविधि और जो अपने विधि का बल रखने वाला कोई प्रथा होती है उनसे मिलकर अपने विधि बनी होती है। तो ये कुछ बातें अपनी विधि की परिभाषा के बारे में थी, विधि के बारे में थी, आर्टिकल 13 के बारे में थी। आर्टिकल 13 की अपन और बात करें तो आर्टिकल 13(4) की अपन बातें करें आर्टिकल 13(4) अपने
24वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने 1971 में जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि जो 13(2) है, 13(2) की अपन बात कर रहे थे, तो 13(2) है वो अपने जो सामान्य कानून है उन पर लागू होगा। जो अपने 368 के द्वारा जो जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, संविधान संशोधन कैसे होगा इसकी जो क्रिया बताई गई है उस पर वो लागू नहीं होगा। तो अपने 13(4) की बातें करें, 13(4) जो अपने दिया हुआ है वो अपने जोड़ा गया था 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा ये अपने जोड़ा गया था। और इसमें बताया गया है कि जो 13(2) है, 13(2) जो लागू होगा वो अपने जो सामान्य जो कानून है, सामान्य कानूनों पर ये लागू होगा। अपने 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है उस पर ये लागू नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी अपनी आर्टिकल 13 के बारे में, जिसमें विधि के बारे में बताया गया कि 13(1) में अपने को बताया गया कि संविधान जब अपना निर्माण हुआ उससे जो पूर्व की विधि है जो मूल अधिकारों से असंगत है वो असंगति की सीमा तक शून्य रहेंगी। उसके बाद 13(2) बात करता है अपने कि भाई संविधान के निर्माण के पश्चात जो कानून बनाए गए, जो राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, तो वो जो मूल अधिकारों से असंगत है वो असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। 13(3) अपने बात करता है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा की अपन बात करें तो विधि में अपने शामिल किया जाता है अध्यादेश, अधिसूचना, आदेश, नियम, विनियम, उपविधि और जो कोई ऐसी प्रथा होती है जो रूढ़ी है, जो विधि का बल रखने वाली जो प्रथाएं होती है उनको अपने 13(3) में शामिल किया जाता है। 13(4) की अपन बात कर रहे थे, 13(4) अपने मूल संविधान में नहीं था, इसको 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया था, जो बात करता है 13(2) जो अपने आर्टिकल है वो सामान्य कानूनों पर लागू होगा। 368 के द्वारा जो जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया बताई गई है उस पर ये लागू नहीं होगा। ये अपने इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करें। आगे अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये कुछ अपना बेसिक थे, इसके बाद अपन बात करते हैं जो अपने मूल अधिकार है उनके बारे में। जो अपने आर्टिकल 14 से 18 तक जो अधिकार दिया हुआ है वो अपने समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो आज की क्लास में अपन जो मेन टॉपिक अपना रहने वाला है वो अपन बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। समानता के अधिकार की अपन बातें करें तो अपन इसको इधर लिख लेते हैं। समानता का अधिकार जो अपने दिया हुआ है वो आर्टिकल 14 से और 18 के बीच में दिया हुआ है। 14 से 18 तक अपन समानता के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन एक एक आर्टिकल की बातें करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 की अपन बात करें तो इसमें बताया गया कि विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता की इसमें बातें की हुई है। तो अपन बात करें विधि के समक्ष समता, और इसमें दिया हुआ है विधि के समक्ष संरक्षण। ये कुछ बातें अपने आर्टिकल 14 में लिखी हुई है। जो विधि के समक्ष समता वाला जो अपने पॉइंट लिया हुआ है वो अपने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, और जो अपने विधि के समक्ष संरक्षण की बात की हुई है वो अपने यूएसए के संविधान से लिया हुआ है। तो ये कुछ बातें अपने आर्टिकल 14 के बारे में थी कि आर्टिकल 14 में अपने लिखा हुआ है विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समक्ष संरक्षण की बात करता है। विधि के समक्ष जो समता वाला जो अपने पॉइंट है वो अपने नेगेटिव नकारात्मक अवधारणा देता है। ये बोलता है कि भाई विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, और विधि से कोई बड़ा नहीं होगा। विधि के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई किसी भी स्थिति में हो, चाहे गरीब इंसान हो, चाहे कैसे भी हो, वो सब विधि के समक्ष समान होंगे। जबकि अपने जो आर्टिकल 14 में अपन दूसरा जो अपने जोड़ा हुआ था जो यूएसए के संविधान से अपने ग्रहण किया गया था
जो अपने विधि के समक्ष संरक्षण की बात करता है, तो ये युक्त युक्त भेदभाव करने की बात करता है कि जैसे एक समान परिस्थिति होंगी उसमें सभी को वो समान स्थिति से देखेगा, लेकिन अगर परिस्थिति में कुछ परिवर्तन होता है तो वो उस हिसाब से गरीब और अमीर में भेदभाव कर सकता है। तो युक्त युक्त भेदभाव की इसमें बातें की गई है। युक्त युक्त भेदभाव कर सकता है, और ये अपने सकारात्मक अवधारणा देता है। जो अब जबकि अपने ये सभी स्थिति में सभी को समान, और ये अपने नकारात्मक अवधारणा देता है। तो ये बातें थी अपनी आर्टिकल 14 के बारे में। इसके अपन थोड़े जो अपवाद हैं उनके बारे में बात करें कि इसके कुछ अपवाद अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके अपन अपवादों की बात करते हैं। इसके अपन अपवादों की बात करें तो जो इसके अपवाद अपने को दिए हुए हैं, तो एक तो अपने जो आर्टिकल जो 361 है, 361 जो आर्टिकल है वो अपने राष्ट्रपति और राज्यपाल की कुछ स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है। तो ये एक तो अपने इसका अपवाद अपने को देखने को मिलता है। अब अपन 361 की कुछ बातें करें, इससे पहले अपन थोड़ा बेस एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा बात कर लेंगे। 361 के अलावा अपने आर्टिकल 104 जो अपने संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बातें करता है। इसके बाद अपन बात करें तो अपने आर्टिकल 195 जो दिया हुआ है वो अपने बात करता है जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों की। राज्य विधानमंडल के जो सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उनके बारे में 195 जो आर्टिकल है वो अपने बात करता है। इसके बाद में अपन बात करें तो जो अपने 31C अमीर और गरीब, अमीर और गरीब में भेदभाव की बात करता है, युक्त युक्त भेदभाव की बातें करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो जो इसके अपवाद अपने और देखते हैं। इसके बाद में अपन बात करें 31 की अपन बात कर रहे थे कि अमीर और गरीब में युक्त युक्त भेदभाव कर सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो अपने यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी हैं उनकी जो एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ छूट प्रदान करता है, उनको कुछ स्वतंत्रताएं देता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो राजनयिक जो अपने राजदूत वगैरह होते हैं जो किसी दूसरे देश में अपने काम करते हैं, किसी दूसरे देश के राजदूत अपने देश में काम करते हैं, और जो शासक होते हैं जो विदेशी शासक जो होते हैं तो उनको कुछ अपने आपराधिक मामलों में कुछ उनको छूट प्रदान करता है। तो ये कुछ अपने इनके अपवादों के बारे में बात की। अपन 361 की अपन बात और करते हैं जो कि अपने अपवाद है जिसके अपन बात करते हैं। 361 की अपन बात करते हैं कि अपने राज्यपाल और अपने राष्ट्रपति इनको कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसकी अपन बात करते हैं, इनको 3 प्रकार की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। एक तो ये पद पर रहते हुए इनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है
तो ये पदीय कार्य के लिए किसी भी कोर्ट के अधीन उत्तरदायित्व तो नहीं है कि भाई इनके द्वारा कोई पद पे रहते हुए कोई कार्य किया गया, बाद में इनसे पूछा जाता है कि ये कार्य क्यों किया गया, तो इसके लिए इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, क्योंकि ये पदीय कार्य थे जो इनको करने होते हैं, उनके बारे में इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसके बाद में अपन बात करें इनके द्वारा तो कोई व्यक्तिगत क्षमता में कोई इनके द्वारा निर्णय लिया गया, उसके लिए भी कोई अगर इन पे कार्रवाई की जाती है तो वो भी 2 माह के नोटिस के बाद की जा सकती है। पहले नोटिस दिया जाएगा 2 महीने पहले कि भाई हम आपके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, तो उसके बाद इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो भी व्यक्तिगत क्षमता में इनके द्वारा कोई निर्णय दिया गया उस पे इनको लगता है कि भाई इनके द्वारा गलत निर्णय दिया गया या फिर कोई ऐसा मामला बनता है, तो उसके लिए भी इनको 2 महीने का नोटिस पहले देना होगा। एक तो ये पदीय कार्य के लिए किसी कोर्ट के अधीन नहीं रहेंगे। और बात करते हैं व्यक्तिगत क्षमता में दिए हुए निर्णय के लिए 2 महीने के नोटिस के बाद इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। और अपन बात करें इन पद पर रहते हुए इन पे कोई आपराधिक या फिर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इन पर आपराधिक कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और पद पर रहते हुए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बातें थी अपने आर्टिकल 14 के, जो आर्टिकल जो 14 अपन पढ़ रहे थे उसके जो उपवाद थे उनके बारे में बातें की। अपन अब आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं, जो कि भेदभाव पर रोक लगाता है, भेदभाव पर प्रतिषेध की बातें करता है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसके भी अपने को कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे, उनके बारे में अपन और बातें करेंगे। हाँ, थोड़ा इन अपवादों का ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जनरली, सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विधिक समक्ष समता और विधिक समक्ष संरक्षण का अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो कंपटीशन अपने एग्जाम होती है उनमें सीधे सीधे क्वेश्चन इनमें से पूछ ले जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। अपन और बात करें आर्टिकल अपने 15 की बात करते हैं। आर्टिकल अपन 15 की बात करते हैं तो 15 जो आर्टिकल है वो अपने भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, भेदभाव पर प्रतिबंध की बातें करता है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। आर्टिकल 15 के जो दिए हुए अपने को अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 15(1) की बातें करते हैं। 15(1) की बातें करें तो 15(1) बोलता है, 15(1) की अपन बातें कर रहे हैं कि 15(1) कहता है कि राज्य धम जलद की अपन बात करें तो ध से धर्म, जाति, में से मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। आर्टिकल 15(a) धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आपने आर्टिकल 15(a) बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अपन आर्टिकल 15(2) की बातें करते हैं। आर्टिकल 15(2) अपने सार्वजनिक और पब्लिक, सार्वजनिक और जो निजी, प्राइवेट, निजी जो स्थान है उन पर धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि भाई सार्वजनिक जो स्थान अपन बात कर रहे हैं, कुएं हो गए, बावड़ी है, कोई स्नान घर है, कोई तालाब है। और अपन निजी स्थानों की बात करें, कोई होटल है, कोई भोजनालय हो गया, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उस पर धर्म,
जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर उनको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा कि भाई तुम यहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो ये अपने बात करता है आर्टिकल 15(2) ये बारे में बातें करता है कि निजी और सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई उनको प्रवेश से निषेध नहीं किया जाएगा। यह बातें अपने 15(2) करता है। इसके बाद में 15 के अपने कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। अपवादों की अपन बात करें तो अपने जो 15(3) है, 15(3) बात करता है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं, आप जो अपने इनके कीवर्ड है, कीवर्ड पे भी आप ध्यान रख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। महिलाएं और जो बच्चों के लिए, महिलाएं और बच्चों के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स, योजनाएं बना सकती है। कोई कार्यक्रम हो गया, कोई योजना हो गई, तो ये कार्यक्रम चला सकती है उनके विकास के लिए। महिलाएं और बच्चों के विकास करने के लिए गवर्नमेंट कार्यक्रम या फिर कोई योजना चला सकती है। तो ये बात करता है अपने 15(3). 15(3) के बाद में अपन बात करें 15(4) की अपन बातें करते हैं। 15(4) अपने बात करता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, जिनकी अपन बात करें जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, तो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ कार्यक्रम व योजनाएं चला सकती है गवर्नमेंट। उनके लिए अपने कार्यक्रम और योजनाएं चला सकती है। इसके बाद में अपन और बातें करें तो अपन बात करते हैं 15(5) की। 15(5) की अपन बातें करें तो 15(5) में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं अपने, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में अपने आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। आरक्षण उनको दिया जा सकता है। तो अपने जो 15(5) जो आर्टिकल है वो अपने बात करता है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण की बातें करता है कि उनको शैक्षणिक संस्थाओं में या शिक्षण संस्थाओं में उनको आरक्षण दिया जा सकता है पढ़ने के लिए। और जो अपने ये आरक्षण दिया जाएगा, अपने आरक्षण की बातें करें, आरक्षण जो दिया जाएगा वो अपने पब्लिक प्राइवेट जो स्कूल, जो अपने सार्वजनिक हो गई और जो अपने निजी, सार्वजनिक और निजी विद्यालयों में अपने ये जो आरक्षण दिया जाएगा 15(5) के तहत, वो आरक्षण यहाँ पे दिया जा सकता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा, जो अल्पसंख्यक वर्ग की अपन बात करें, अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं खोले जाएंगे उनमें यह आरक्षण स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पे इनके इस आरक्षण के द्वारा वहां पे उनको प्रवेश नहीं दिया जा सकता। तो ये बात करता है अपना 15(5). 15(5) के बाद में अपन और बात करें तो 15(6) की अपन बात करते हैं, जो अपने बात करता है कि भाई जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, अभी तक अपन बात कर रहे थे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनकी अपन ने बातें की आर्टिकल 15(4) और 15(5) में। जबकि जो अपने 15(6) जो आर्टिकल है वो अपने बात करता है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। 15(6) की अपन बात करें तो ये बात करता है अपने आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग हैं जिनकी अपन बात करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम भी चलाएगा, योजनाएं भी लेके आएगा उनके विकास के लिए, और उनको शिक्षण संस्थाओं में
शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। तो ये कुछ बातें अपने 15.6 के बारे में थी कि 15.6 अपने आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको, उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाएगी, योजनाएं लेके आएगी और उनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। ये अपने जो आर्टिकल जोड़ा गया था, ये अपने जोड़ा गया था अपने 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में ये अपने जोड़ा गया था, जिसको अपन जो ये आरक्षण दिया गया था इनको अपन EWS के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े जो वर्ग है उसके बारे में बात करते हैं कि भाई इनको आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाएगा। जो आरक्षण दिया जाएगा वो अपने जो 10% इनके लिए आरक्षण रखा गया था। तो ये कुछ बातें अपने 15.6 के बारे में थी। 15.6 के जो अपवाद थे उनके बारे में, ये आर्टिकल जो 15 था अपने उसके बारे में थे, उनके जो अपवाद थे उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में, जो कि अपने लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्रदान करने की बात करते हैं। जो अपने विकास के जो अवसर प्रदान होते हैं, विकास के अवसर जो होते हैं उनमें सभी को समानता रखने के लिए जो अपने आर्टिकल जोड़ा गया है वो अपने आर्टिकल है 16। जो आर्टिकल अपन 16 पढ़ते हैं वो लोक नियोजन में समानता की बातें करता है। ये अपने थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें से खूब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप PYQ भी अगर आप सोल्व करोगे उसमें भी आप देखोगे, जो एग्जाम लगती रहती है उनके पेपर भी अगर आप उठा के देखोगे उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे इनमें से। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 की बात करें तो अपने ये लोक नियोजन में समानता की बात करता है। लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। अब अपन इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अपन बात करें 16(1) की। 16(1) की बात करते हैं कि भाई ये लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्रदान होंगे। लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, ये बात करता है अपने आर्टिकल 16(1). इसके बाद अपन बात करें आर्टिकल 16(2) की अपन बात करते हैं। तो आर्टिकल 16(2) अपने बात करता है कि लोक नियोजन में अपने धर्मजलज की अपन पहले बात कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति के स्थान पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इनके साथ अपन और जोड़ते हैं उद्भव और निवास स्थान। तो आर्टिकल 16 अपने बात करता है कि अपने धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, जाति, उद्भव और जन्म स्थान के कारण उनके साथ लोक नियोजन में कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये बातें अपने करता है आर्टिकल 16(2) ये बातें करता है। आर्टिकल 16(2) के बाद में अपन बात करें आर्टिकल 63 की अपन बात करते हैं, जो कि इनके अपवाद के रूप में अपन देखते हैं। तो संसद अपने ऐसे प्रावधान करता है कि भाई कोई राज्य है या फिर कोई यूटी है, वहां के लोग पिछड़े हुए हैं, तो संसद ऐसा प्रावधान कर सकता है कि जो सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनमें वहां के लोगों को वरीयता दे सकता है। तो वरीयता जो दी जाती है वो अपने आर्टिकल 16(3) के तहत दी जाती है। संसद कोई पिछड़े राज्य और यूटी के जो लोग हैं उनको वरीयता दे सकता है। सरकारी नौकरी में वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, ये बातें करता है अपने आर्टिकल 16(3). 16(3) के बाद में अपन बात करें तो आर्टिकल 64 की अपन बातें करते हैं। 64 की बातें करते हैं तो कि भाई
कोई अपने कोई जाति है, कोई राज्य है, उसमें कोई प्रॉपर जाति होती है, जैसे अपने SC हो गया, ST हो गया, तो उनका संसद को ऐसा लगता है कि भाई उनको नौकरियों में उनका जो जितना उनका अनुपात होना चाहिए उतना उनका कोई प्रतिनिधित्व उनमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वो स्थान आरक्षित कर सकता है। जैसे अपने SC ST के लिए स्थान आरक्षित किए हुए होते हैं, जैसे कोई भी सरकारी नौकरी होती है उसमें 16% उनको आरक्षण प्राप्त है, 12% आरक्षण प्राप्त है, तो उनकी उतनी सीटें पहले से रिजर्व रहती है। तो ये कार्य जो किया जाता है वो अपने आर्टिकल 64 के द्वारा किया जाता है। तो संसद सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं। जिन कोई जाति है उनको अगर उसमें जितना प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए उतना अगर उनका अनुपात या प्रतिशत उसमें नहीं रहता है तो संसद उनके लिए कुछ अपने स्थान आरक्षित कर सकता है। इसकी बातें और करें अपन तो अपन इसमें भी बातें करते हैं। 16(4)(1) की अपन बात करें, 16(4)(1) की बात करते हैं तो इनको पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। पदोन्नति में आरक्षण की बात करते हैं तो ये अपने जो जोड़ा गया था 16(4)(1) जो जोड़ा गया था ये अपने 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 के द्वारा ये जोड़ा गया था अपने। इसके बाद में अपन बात करें तो 16(4)(2) की अपन बात करें तो ये अपने बैकलॉग जिनको अपन जो रिक्त स्थान होते हैं बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण की बात करते हैं। 50% से अधिक आरक्षण की अपने बात करता है 16(4)(2) जो अपने जोड़ा गया था 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 के तहत। ये अपने आर्टिकल 16(4)(2) जो जोड़ा गया था वो अपने 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 के तहत जोड़ा गया था, जो कि बैकलॉग भरने की बात करता है, जिसमें 50% से अधिक आरक्षण की बातें करता है। इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपन बातें करते हैं तो ये अपने आर्टिकल 16 के बारे में अपन बातें कर रहे थे, जो कि लोक नियोजन में समानता की बातें करता है, सभी को समान अवसर प्रदान करने की बातें करता है। कुछ इसके अपवाद भी अपन देख रहे थे। इसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात करते हैं 16(5) की अपन बात करते हैं। 16(5) की अपन बात करते हैं तो ये 16(5) बोलता है कि जो धार्मिक जो संस्थान होते हैं उनमें उसी धर्म के लोगों को अनिवार्यता दी जाएगी। इसके बारे में बात करता है। जो धार्मिक जो संस्थान है उसमें उसी धर्म के लोगों को अनिवार्यता। जैसे अपने मंदिर है, कोई हिंदू मंदिर है तो उसमें अपने जो ब्राह्मण होते हैं उनको या फिर जो उस धर्म से जो संबंधित होते हैं उसी धर्म के लोगों को अपने अनिवार्यता दी जाएगी। ये बात करता है अपने आर्टिकल 65। 16(5) जो बात करता है वो अपने धार्मिक संस्थान में उसी धर्म के लोगों को अनिवार्यता की बातें करता है। इसके बाद में अपन बात करें आर्टिकल 16(6) की बातें करते हैं तो ये बातें करता है अपने जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जिसकी बात अपन आर्टिकल 15(6) में कर रहे थे। उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। ये बात अपन पहले भी कर चुके थे। ये अपने जो जोड़ा गया था ये अपने 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में जोड़ा गया था। इसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं। तो ये अपने बातें थी आर्टिकल 16 के बारे में। इसके बाद में अपन बात करें तो एक केस अपने को देखने को मिलता है जो अपने आरक्षण से संबंधित जो केस है उसके बारे में बात करता है। रिजर्वेशन से संबंधित जो अपने एक केस देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
अपन बात करें तो अपन बात करते हैं जो केस अपन देखते हैं, इंदिरा जो साहनी जो केस है अपने उसकी बात करते हैं, जो कि अपने 1992 का केस है। ये अपने दो बात करता है। एक पहली बात तो ये करता है कि हाई कोर्ट जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उसने उसका आदेश है कि भाई जो अपने आरक्षण दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो ये है कि अपने जो आरक्षण दिया जाता है तो वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये अपने सुप्रीम कोर्ट बात करता है। और ये अपने जो इंदिरा साहनी जो केस है उसमें अपने को जो पहली चीज अपन देखते हैं वो यही देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि भाई 50% से अधिक किसी राज्य के द्वारा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक बात तो ये करता है। दूसरी बात ये अपने क्रीमी लेयर की बात करता है, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर की बात करता है। अब इसके लिए इसके द्वारा कुछ पहलू रखे गए थे कि भाई क्रीमी लेयर में किन को रखा जाएगा, उनकी बातें अपन किसी और क्लास में कर लेंगे, अभी बात करेंगे तो वो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए क्लास। तो क्रीमी लेयर की बात करता है कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में होंगे उनको आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी, आरक्षण नहीं दिया जाएगा उनको, और जो इनके अलावा जो लोग होंगे उनको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। तो ये बातें थी अपनी जो इंदिरा साहनी जो केस था 1992 का उसके बारे में। इसके बाद अपन आगे बात करें तो आगे अपन बात करने वाले आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 अपने अस्पृश्यता की बातें करता है, जिसको अपन बोलते हैं छुआछूत। तो छुआछूत से जो निषेध की बातें करता है वो अपने आर्टिकल 17 करता है कि किसी के साथ किसी प्रकार के छुआछूत नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसके बारे में जो अपने बात करता है वो अपने बात करता है आर्टिकल 17। जो अपन बात करें तो अपन बात करते हैं आर्टिकल 17 की, जो अपने बात करता है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, जिसको अपन छुआछूत बोलते हैं। और मूल संविधान में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। अस्पृश्यता जो शब्द अपन यूज करते हैं इसका मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके बारे में बात करें तो ये अपने एक तो इसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद देखने को नहीं मिलता। और ये राज्य के विरुद्ध नहीं होकर ये व्यक्ति के विरुद्ध जो ये अधिकार है वो अपने व्यक्ति के विरुद्ध है। इसका कोई अपने को अपवाद देखने को नहीं मिलता है। और अपन बातें करें तो अपने अभी जो एक्ट लेके आए थे, जो अपने पहले का जो एक्ट था अस्पृश्यता जो एक्ट था अपने 1955 का, तो उसका नाम चेंज करके उसको संशोधन करके उसको 1976 में उसको संशोधित करके उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। संशोधित करके इसका नाम जो किया गया था वो अपने नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट इसका नाम कर दिया गया था। तो ये कुछ बातें अपन आर्टिकल 17 के बारे में कर रहे थे कि इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ये इसका कोई अपवाद अपने को देखने को नहीं मिलता। ये व्यक्ति के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध नहीं होकर ये व्यक्ति के विरुद्ध है। और अस्पृश्यता जो है अपना एक्ट था 1955 का, तो उसका नाम परिवर्तन करके 1976 में अपने नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट उसका कर दिया गया था। तो ये बातें अपन आर्टिकल 17 के बारे में कर रहे थे। इसके बाद में अपन बात करें तो आर्टिकल 18 की बात करते हैं अपन, जिसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है। उपाधियों के अंत की अपन बात कर उपाधियों के अंत की अपने जो बात करता है वो आर्टिकल 18 करता है, जो कि अपने समानता के अधिकार का अंतिम जो आर्टिकल अपन पढ़ते हैं वो है अपने आर्टिकल 18, जो बात करता है उपाधियों के अंत की बात करता है। तो इसके कुछ अपन भाग हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 18(1) की अपन बात करें तो ये 18(1) अपने बात करता है कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा और सेना
शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अब सेना की अपन बात करते हैं, सेना में जो रैंक दी जाती है, आईजी हो गया, जो कमिश्नर होते हैं, तो वो अपने जो रैंक दी जाती है वो अपने इसी आर्टिकल की अपन बात करते हैं, जो सेना में रैंक दे सकते हैं, उपाधियां दी जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है। इनके अलावा जो अन्य जो उपाधियां अन्य क्षेत्र में उपाधियों का अंत करता है, अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दे सकते। इसके बाद में अपन बात करते हैं आर्टिकल 18(2) की अपन बात करते हैं। आर्टिकल 18(2) अपने बात करता है कि भाई कोई भारतीय जो लोग हैं वो विदेश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक कोई है वो विदेश से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये जो बात करता है, ये अपने आर्टिकल 18(2) ये बातें करता है कि विदेश से कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता भारतीय नागरिक बिना जो अपने राष्ट्रपति जी हैं उनकी सहमति के। इसके बाद अपन बात करते हैं तो आर्टिकल 3 की अपन बात करें, ये बात करता है कोई विदेशी नागरिक है जो भारतीय सेवा में कार्य करता है, विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा में कार्य करता है वो बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति के कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई विदेशी नागरिक की अपन बात करते हैं, विदेशी नागरिक है जो अपने भारतीय सेवा में है, वो अपने जो राष्ट्रपति जी है, प्रेसिडेंट, उनकी अनुमति के बिना कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात करता है अपने आर्टिकल 18(3) जो बातें करता है कि कोई विदेशी नागरिक है जो भारतीय सेवा में है और उनके द्वारा कोई बिना राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा कोई उपाधि उनके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती किसी विदेशी देश से। इसके बाद अपन बात करें तो अपने बात करते हैं आर्टिकल 18(4) की अपन बातें करें। आर्टिकल 18(4) अपने बातें करता है कोई भारतीय नागरिक है और जो अपने सरकारी सेवा में है, भारतीय नागरिक जो कि अपने सरकारी सेवा में है, वो बिना अपने जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी अनुमति के विदेश से ना तो कोई उपहार प्राप्त कर सकते हैं और ना कोई जो अपन गिफ्ट्स होते हैं, ना कोई पैसे, जो भी अपने बात है उपाधि, अब उपहार की बातें अपने जो करता है, उपहार की अपन जो बातें करता है वो अपने गिफ्ट्स की जो बातें कर रहे हैं वो अपन आर्टिकल 18(4) बातें करता है कि जो कोई भी भारतीय नागरिक है जो सरकारी सेवा में है उसके द्वारा बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति के विदेश से कोई भी उपहार भेंट बोल दे या कोई पद बिना उनकी अनुमति जी के ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बातें अपने आर्टिकल 18(4) के बारे में थी। आर्टिकल 18 की अपन बात कर रहे थे उपाधियों के अंत के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अपने आर्टिकल 18(1) है वो अपने शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में उपाधियों के अंत की बातें करता है। 18(2) की अपन बात करें तो कोई भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद अपन बात करें तो 18(3) की अपन बात कर रहे थे, तो 18(3) में कोई विदेशी नागरिक है जो भारतीय सेवा में कार्यरत है उसके द्वारा विदेशों से कोई उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति के। इसके बाद 18(4) की अपन बात कर रहे थे कि कोई भारतीय नागरिक है जो भारतीय सेवा में है उसके द्वारा कोई विदेशों से ना तो उपहार प्राप्त कर सकता है और ना कोई पद प्राप्त कर सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। इसके बाद अपन थोड़ी एक केस है इसके बारे में, उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अपन चर्चा करें बालाजी राघवन केस की अपन बात करते हैं। बालाजी राघवन जो केस है अपने वो 1996 का है। इसमें बताया गया कि जो अपने भारत जो सम्मान है उनको उपाधि के रूप में नहीं माना जाएगा। जो अपने
बात करते हैं। भारत रत्न हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और पद्म भूषण। ये जो अपने अधिकार है, जो अपने पुरस्कार हैं, इनको अपने कोई उपाधियां नहीं मानी जाएंगी, और इनका कोई भी व्यक्ति अपने नाम के ना तो पहले और ना अंत में इनका उपयोग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इनका उपयोग करता है नाम के पहले और नाम के बाद में, तो उनसे ये उपहार वापस ले लिए जाएंगे। तो ये कुछ बातें अपने बालाजी राघवन केस के बारे में थी। यह जो अपने अधिकार दिए जा रहे थे, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो अपने 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी, और इनको 1977 में जो भारतीय जो जनता पार्टी थी उसके द्वारा इनको बीच में रोक दिया गया था। और फिर जब इंदिरा वापस से कांग्रेस सरकार आती है अपने 1980 में, तो उनके द्वारा इनको पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। तो ये कुछ बातें अपने आर्टिकल जो 14, 15, 16, 17, 18 जो समानता का जो अधिकार था उसके बारे में बातें थी। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।